आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं उसका ताल्लुक एनवायरमेंटल साइंस से है और उस टॉपिक का नाम है ओसाज 18001। ओसाज जो है वो बेसिकली एब्रीवेशन है ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड असेसमेंट सीरीज। ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड असेसमेंट सीरीज मैं आपको इसका बेसिक कंसेप्ट, इसका पर्पस और इसके मेजर कंपोनेंट्स आज के इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो मैं शुरू करता हूं अपने लेक्चर को। सबसे पहले आपको बताता हूं कि ओसाज है क्या। ओसाज जो है ना बेसिकली इट इज एन ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड असेसमेंट सीरीज फॉर मैनेजमेंट सिस्टम। कि ये एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी असेसमेंट सीरीज है किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। इट इज इंटेंडेड टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंट्रोलिंग द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क। कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ये हेल्प करता है कि वो अपने ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क को कैसे कंट्रोल करे। यही डेफिनेशन जो मैंने आपको समझाई है स्क्रीन पर मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको इसको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बताता हूं कि ओसाज जो है ना, ओसाज ओसाज इज ए ग्लोबल मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक ग्लोबल मैनेजमेंट सिस्टम है, दुनिया की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट होता है। ओसाज सिस्टम जो है पूरी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशंस में इंप्लीमेंट होता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन आप इनको कह सकते हैं इट हैज बीन इंप्लीमेंटेड सिंस लॉन्ग फ्रॉम अर्जेंटीना टू जिम्बाब्वे। अर्जेंटीना टू जिम्बाब्वे इस्तेमाल होता है। ये सिर्फ एक हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम नहीं है, सिर्फ एक अकेला आईएसओ स्टैंडर्ड नहीं है जो हेल्थ एंड सेफ्टी को देखता है, बट इट हैज मैनी कंपोनेंट्स इन कॉमन विद इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी आईएसओ 9001 एंड आईएसओ 14001। ये सिस्टम जो है ना बेसिकली 1999 साल के अंदर अडॉप्ट किया गया। जो इसका फर्स्ट वर्जन था उसमें सेफ्टी पर ज्यादा फोकस था और हेल्थ पर कम था। तो इस पुराने वर्जन को साल 2007 में अपडेट किया गया है और अब जो इंप्लीमेंट होता है इंडस्ट्रीज में वो है अपडेटेड वर्जन ऑफ ओशास। तो इस अपडेटेड वर्जन में जो मेजर फोकस है ना, मोर एम्फसाइज इज पुट ऑन हेल्थ रादर देन सेफ्टी। कि इसमें हेल्थ में ज्यादा कंसिडरेशन किया गया है, उस पर ज्यादा एम्फसाइज किया गया है सेफ्टी की निस्बत। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं इसके मेजर कंपोनेंट्स। इसके जो मेजर कंपोनेंट्स है उसमें फर्स्ट पे है ओशा पॉलिसी। ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉप मैनेजमेंट है ना वो ऑथराइज है टू इशू द ओशा पॉलिसी व्हाइल कंसीडरिंग देयर कमिटमेंट ऑफ कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। कि ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉप मैनेजमेंट है वो ऑथराइज्ड है ओशा पॉलिसी को बनाने में बाय स्टेटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स और कमिटमेंट टुवर्ड्स कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। कि ये ओशा सिस्टम जो है ये कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट का कहता है कि आपका जो सिस्टम है उसमें कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट आए और चेंजिंग आए, स्टैटिक के खिलाफ है ये। तो दूसरे नंबर पे जो इसकी अपना मेजर कंपोनेंट है वो है प्लानिंग। प्लानिंग की मैंने कुछ सब क्लासेस बनाई हैं जिसमें है प्लानिंग फॉर हैजर्ड्स आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क कंट्रोल। ये जो सब क्लास है ये कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन हैव टू हैव ए सिस्टम ऑफ रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क कंट्रोल। के ऑर्गेनाइजेशन के पास किसी भी रिस्क को असेस करने का और रिस्क को कंट्रोल करने का सिस्टम मौजूद हो। आजकल जो इंडस्ट्रीज में प्लांट्स लगे हुए हैं उनके अंदर कोई भी फॉल्ट आता है, मिसाल के तौर पर टेम्परेचर के ऊपर चेक्स लगे हुए हैं, प्रेशर के ऊपर चेक्स लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज एम्पेयर के ऊपर चेक्स लगे हुए हैं, उसके बेसिकली होते हैं अलार्म्स। लो अलार्म, हाई अलार्म या हाई हाई अलार्म। तो जो डीसीएस या कंट्रोल सिस्टम पे जो ऑपरेटर बैठा होता है तो उसके पास इंडिकेशन जाती है जब भी कोई नॉर्मेलिटी जाती है। तो लिहाजा ये तो एक अलग अलग से टॉपिक है। प्लानिंग में ये है कि ओशा सिस्टम कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास रिस्क असेसमेंट और रिस्क कंट्रोल करने का प्रोसीजर हो। देयर इज ए लिस्ट, एक लिस्ट होती है विच मस्ट बी मेट बाय हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क कंट्रोल प्रोसीजर। जो एक लिस्ट होती है ओशा की आपकी इंडस्ट्री का जो हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन है, रिस्क असेसमेंट और रिस्क कंट्रोल सिस्टम है और उसका जो प्रोसीजर है इसको कंट्रोल करने का या आइडेंटिफाई करने का या फिर असेसमेंट करने का, वो उस लिस्ट के साथ मैच करना चाहिए। या दूसरे नंबर पे है लीगल रिक्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बाइंड है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो ओशा सिस्टम को, ओशा सिस्टम को इंप्लीमेंट करती हैं, अडॉप्ट करती हैं, उनके ऊपर वो बाउंड है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के वो बाउंड है कि वो लीगल और अदर ओशस की जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल कंप्लाई करे। तो रिक्वायरमेंट जो है ये ऑर्गेनाइजेशन को ये चाहिए कि ये रिक्वायरमेंट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू एम्प्लॉइज एंड अदर रेलेवेंट स्टेक होल्डर। कि ऑर्गेनाइजेशन एक तो उनके ऊपर जो लीगल और अदर ओशस की रिक्वायरमेंट इंप्लीमेंट करनी है उनको इंप्लीमेंट करे और ये रिक्वायरमेंट्स जो है डाउन द लाइन अपने लोअर एम्प्लॉइज तक भी इंडिकेट करे। तो उसके बाद तीसरे नंबर पे इसमें पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि हैव टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन द डॉक्यूमेंटेड ओशास ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ओशा के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डॉक्यूमेंट करे और उसको मेंटेन करे। और ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स ओशा पॉलिसी के सारे क्राइटेरियाज को पूरे करने चाहिए। इसके बाद शायद तीसरी जो मेरे पास स्लाइड है वो है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली पुटिंग द रिसोर्सेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनटू एक्शन। तो इसमें पहला जो है वो है डॉक्यूमेंटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ऑर्गेनाइजेशन बाउंड है कि वो ओशा पॉलिसी जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उनको डॉक्यूमेंट करें और उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। उस सिलसिले में ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है कि वो अपनी टॉप मैनेजमेंट का एक स्पेसिफिक बंदा जो है वो नॉमिनेट करें। वो बंदा ओशा की जितनी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको मेंटेन करता है और उसको सुपरवाइज करता है और उसको इंडस्ट्रीज के मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में इंप्लीमेंट करके उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड को रिपोर्ट देता है। दूसरी जो सब क्लास है वो है ट्रेनिंग, अवेयरनेस एंड कॉम्पिटेंसी। ओसास की ये सब क्लास कहती है कि जितने भी इंप्लॉय फील्ड में काम कर रहे हैं, प्लांट पे काम कर रहे हैं, ऑल द एम्प्लॉयज मस्ट बी फुली ट्रेन, कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म देयर टास्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। कि हर एम्प्लॉय जो है वो अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंप्लीट करने के लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट एंड डाटा कंट्रोल, ये सब क्लास कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका डॉक्यूमेंट के ऊपर कंट्रोल हो। उसका क्या हो, डॉक्यूमेंट और उसका जो डाटा है ओशा ओशा ओसा सिस्टम रिलेटेड डाटा है उसके ऊपर मुकम्मल कंट्रोल हो। चौथी सब क्लास ओशा सिस्टम की कहती है कि कोई इमरजेंसी खुदा ना खास्ता आ जाए तो उसके लिए आपने क्या प्रिपेयरनेस की है। आपका इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान क्या है, आपका इमरजेंसी एग्जिट क्या है, आपका इमरजेंसी के बाद आपका क्या रिएक्ट होगा। आप जो इमरजेंसी फायर ड्रिल है वो करवाते हैं, आप लोगों की जो फर्स्ट एड ट्रेनर फर्स्ट एड की ट्रेनिंग करवाते हैं, या फिर आप इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान की लोगों को ट्रेनिंग करवाते हैं और उसकी रिहर्सल या फिर डमी ड्रिल आप कंडक्ट करवाते हैं नहीं करवाते। ओसा सिस्टम कंपाइल करता है, आपको बाउंड करता है कि ये रिक्वायरमेंट भी आप पूरी करें। ओसा सिस्टम का जो चौथा मेजर कंपोनेंट है वो है चेकिंग एंड करेक्टिव एक्शन। चेकिंग जो है ना, बेसिकली चेकिंग इज डन टू measure, आइडेंटिफाई एंड असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ सिस्टम। कि किसी भी सिस्टम की इफेक्टिवनेस को असेस करने के लिए या मॉनिटर करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए या उसको मेजर करने के लिए हम चेकिंग करते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस चल क्या रही है। ठीक है, उसमें चेकिंग और करेक्टिव एक्शन में आप मॉनिटरिंग एंड मेजर द परफॉर्मेंस करेंगे। फिर जो है इंटरनल ऑडिट जो है ना, इंटरनल ऑडिट वो ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करती है। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हेड्स होते हैं तो उनको इंटरनल ऑडिटर की टीम बनाई जाती है, वो ऑर्गेनाइजेशन का हेड बनाता है। ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड होता है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के तमाम डिपार्टमेंट हेड्स को इंटरनल ऑडिटर की टीम बनाता है और वो इंटरनल ऑडिटर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का इंटरनल ऑडिट करते हैं। और ऑडिट के दौरान ये जो है ये चेक करते हैं आपके रिकॉर्ड और रिकॉर्ड मैनेजमेंट को। वो बेसिकली चेक करते हैं कि जो जो कंप्लाइंसेस हैं आपके ऊपर बाउंड है कि आपने ओसस की जो लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है, उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट कंट्रोल है, वो सारा आप उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शीट है तो अगर ओसस सिस्टम कहता है कि आप इस शीट को 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए इसको सेफ रखेंगे, तो ऑडिट के दौरान वो ऑडिटर जो है उस शीट को एसओपी से चेक करेगा, ओशा सिस्टम या एसओपी से। एसओपी में अगर लिखा हुआ है कि 6 महीने आपने इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो वो चेक करेगा कि फलां डेट का मुझे दिखा दो कि आपने कौन सी फाइल में लगाई हुई है, इसको कैसे लगाया हुआ है। तो ये इस तरह वो अपना रिकॉर्ड चेक करते हैं। तो कभी कभी एक्सटर्नल ऑडिटर भी ओसा सिस्टम की इंप्लीमेंटेशन और इसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं कि आया आपने अपने रिकॉर्ड को मेंटेन किया है, जो रिक्वायरमेंट, लोगों की ट्रेनिंग, लोगों का कॉम्पिटेंसी लेवल, जो रिकॉर्ड, जो मैनेजमेंट ओसा सिस्टम कहता है उसको आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और लास्ट मेजर कंपोनेंट जो है ना ओशा सिस्टम का, वो है मैनेजमेंट रिव्यू। मैनेजमेंट रिव्यू जो है वो एक तो लाजमी तौर पर उसको डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। दूसरे नंबर पे मैनेजमेंट रिव्यू जो है वो एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद कंडक्ट होना चाहिए। तीसरे नंबर पे मैनेजमेंट रिव्यू के दौरान जो बंदे रिव्यू कर रहे हैं वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए। चौथे नंबर पे इसके मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए और इसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपने सारी सिचुएशन को, सिस्टम की सारी परफॉर्मेंस को, रिकॉर्ड कीपिंग को, डॉक्यूमेंटेशन को, मैनेजमेंट को असेस करना है और उसको चेक करना है। और फर्दर डाउन द लाइन जो इनपुट है और अपने एक्सपीरियंस से जो इनपुट है आपने सिस्टम को इंप्रूव करना है। टेक्नोलॉजी, प्रोसीजर, सिस्टम, जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें चेंजिंग करनी है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको ओसस सिस्टम और उसके 4 मेजर कंपोनेंट्स बताए। ओसस सिस्टम की एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।